Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोलिजन और एक्सप्लोजन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही होता है कि जहां एक्सप्लोजन होगा या फिर कोलिजन होगा वहीं पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। लेकिन जब हम ये लॉ डिस्कस करेंगे बेटा तो उसमें हम ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जहां पे न तो ऑब्वियस एक्सप्लोजन है और न तो कोलिजन है, यानी आपको देखने में ये लगेगा कि वहां पे कोलिजन या एक्सप्लोजन नहीं है, फिर भी उन केसेस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए कंडीशन क्या है? इसके डिफिनीशन में लिखा हुआ है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, जो हम सिस्टम ले रहे हैं उसमें एक पार्टिकल हो सकता है, दो पार्टिकल हो सकता है या दो से अधिक पार्टिकल्स या बॉडीज हो सकते हैं। उन सारे पार्टिकल्स पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो लग रहा है, हो सकता है कोई फोर्स न लग रहा हो तब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, और एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हों लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो हो तब भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। ऐसे केसेस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हमने F = dp/dt, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जब न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था बेटा तो वहां सिंगल बॉडी के लिए पढ़ा था, तो ऑफ द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वहां पे हमने कैसे स्टेट किया था न्यूटन सेकेंड लॉ को, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उस केस में हम क्या कहेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब हमने क्या किया, dt को इधर लेते हैं तो dp = f dt लिख सकते हैं। अब अगर F जीरो है यानी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो dp क्या हो गया, जीरो, और dp जीरो हो गया यानी लीनियर मोमेंटम dp क्या भाई, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो है, यानी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो पूरा एक बार फिर से हम रिवाइज करें तो हम यही कहेंगे कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहां पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। एक और केस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेटा, जहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है तब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल। यानी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं जस्ट बिफोर सर्टेन टाइम इंटरवल और जस्ट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले ले तो उसके पहले और उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं उसके लिए आगे हमने डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लिखा हुआ, इफ फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव। वो फोर्स इम्पल्सिव फोर्स नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स कंसीडर करोगे
तो उस केस में टाइम इंटरवल जितना ही छोटा लोगे इम्पल्सिव फोर्स उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो वहां पे तो ये हम नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगर इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तब भी हम एक शॉर्ट इंटरवल के पहले और बाद में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो पहले तो इसके प्रूफ पे आते हैं, फिर इम्पल्सिव फोर्स पे आएंगे। प्रूफ क्या है? वही न्यूटन सेकेंड लॉ फिर से लिया, इसको dp = f dt लिख दिया। अब dt टेंस टू 0 है, यानी शॉर्ट टाइम इंटरवल ले ले, dt टेंस टू 0 है, तो dp टेंस टू 0 यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। यानी जो लीनियर मोमेंटम होगा उस टाइम इंटरवल के पहले और बाद में कांस्टेंट होगा, क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम नेग्लिजिबल होगा। तो कहां पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज करो एक कोई बॉल है और इसका फ्री फॉल हो रहा, तो इस पे mg फोर्स लग रहा होगा। भाई इस पे mg फोर्स लग रहा होगा। अब मान लो ये दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया और दोनों पार्ट हॉरिजॉन्टली मूव करने लगे। क्या हुआ भाई? दोनों पार्ट हॉरिजॉन्टली मूव करने लगे। तो इस केस में लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं एक्स डायरेक्शन में। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और वो वर्टिकल डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या रहा भाई कि अगर दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है m1 और m2 में, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा m1g और यहाँ पे फोर्स लगेगा m2g। ये जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है और हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं। सपोज करो यही वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सप्लोड किया, यानी दो पार्ट में ब्रेक किया और एक पार्ट इधर मूव करने लगा m1 मास का और एक पार्ट इधर मूव करने लगा m2 मास का। तो इस केस में देखें तो यहां पे फोर्स m1g नीचे लग रहा होगा और यहां पे फोर्स m2g भी नीचे लग रहा होगा। अब हम y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए करा सकते बेटा, क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो नेट फोर्स सिस्टम पे लगेगा वो m1 प्लस m2g लगेगा। अब हमारा अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, dt है, यानी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, तो टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन के हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, भले ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये केस हो गया जहां पे हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, भले ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक और केस कंसीडर हम कर रहे हैं और इन सब पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसे सपोज कर लो यहां पे दो ब्लॉक हैं और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इस स्प्रिंग का K बहुत लार्ज है, यानी K सपोज कर लो है 10⁶ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। और ये दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है और एक धागा बंधा हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है। इस स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन x हम एक स्मॉल अमाउंट ले लें, जैसे 2 सेंटीमीटर, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का कॉम्प्रेशन इसमें 2 सेंटीमीटर का, और ये धागा बंधा हुआ। अगर इस धागे को हम कट कर दें तो एक्सपैंड करेगा स्प्रिंग,
अच्छा, एक्सपेंड करेगा तो इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, और ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। अच्छा, ये इधर मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। भले ही ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं जब स्प्रिंग से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग से डिस्कनेक्ट होके एक सर्टेन स्पीड गेन करेगा तो ये इधर जाके कहीं दूर जाके रुकेगा भाई, इधर जाके रुकेगा, और ये वाला इधर कहीं जाके रुकेगा। तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये स्पीड गेन कर लेगा और ये भी स्पीड गेन करेगा। अब ये दोनों कितना स्पीड गेन करेंगे ये हमको फाइंड आउट करना होगा। तो स्पीड कितना गेन करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए इस 2 सेंटीमीटर के ड्यूरेशन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ड्यूरेशन के एक्सपेंशन का टाइम इंटरवल बहुत कम होगा। तो उस केस में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम बहुत कम कर पाएंगे, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं इस सिचुएशन का, और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ गेन करेगा तब का, इस 2 मोमेंट का करा सकते हैं। हाँ, उसके बाद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब ये मूव करना शुरू करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, ये लार्ज टाइम इंटरवल होगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे जब ये यहां से स्टार्ट करेगा और यहां जाके रुकेगा तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। लेकिन इस 2 सेंटीमीटर का कॉम्प्रेशन है, इसका जब एक्सपेंशन होगा तब भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स 2 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के टाइम इंटरवल में लगेगा, और वो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल है। इसलिए जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ गेन करेगा उस इंटरवल में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो ये हो गया भाई जो हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो तब भी हम लीनियर मोमेंटम किन किन केसेस में कंजर्व करा सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे बेटा, और न्यूमेरिकल्स जो हम देने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। वो ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो कि कोलिजन से रिलेटेड नहीं है या फिर एक्सप्लोजन से रिलेटेड नहीं है। आपको देखने में ये लगेगा कि यार यहाँ पे कोई कोलिजन या एक्सप्लोजन नहीं हो रहा, फिर भी उसको हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा होता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो एक्स वाई प्लेन है बेटा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, यानी एक्स वाई प्लेन is horizontal स्मूथ प्लेन। क्या भाई एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन है। ओरिजिन पे एक स्ट्रिंग को बांधा गया है, ओरिजिन पे एक स्ट्रिंग टाई किया गया और ये स्ट्रिंग स्लैक है यानी ढीला है, और यहां पे एक डिस्क इसके साथ बांधा गया है। x इज इक्वल टू l लेंथ पे, यानी ओरिजिन से l लेंथ पे इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को यहां पे रखा गया है। अब इसको वेलोसिटी v दे दिया y डायरेक्शन के पैरेलल। वेलोसिटी v किस डायरेक्शन में बेटा, y डायरेक्शन के पैरेलल इसको वेलोसिटी दिया गया है, y डायरेक्शन के एक्सिस के पैरेलल इसको v वेलोसिटी दे दिया। क्वेश्चन ये करा
की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is 2L. Find angular speed with which disk rotates about origin when string becomes taut. String becomes tight, ऐसे लिखो बेटा. When string becomes tight, यानी इसको जब इधर v वेलोसिटी दे देंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ 2L दिया हुआ और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना L है. तो जब ये मूव करना शुरू करेगा तो स्ट्रिंग कहीं ना कहीं जाके के टाइट हो जाएगा. जब ये पूरा फैल जाएगा 2L का हो जाएगा तो स्ट्रिंग क्या होगा भाई, टाइट हो जाएगा. और स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा तो होगा क्या, इसको तो वेलोसिटी इधर दिया गया था, ये v वेलोसिटी इधर था. हमको ये निकालना कि जब टाइट हो जाएगा ये स्ट्रिंग तो ये जो डिस्क है ये किस एंगुलर वेलोसिटी से ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेगा. इसके बाद क्या होगा, जब ये टाइट हो जाएगा तो स्ट्रिंग के अलोंग और परपेंडिकुलर इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दे. और इसको रिजॉल्व करने के लिए हमको एंगल चाहिए, तो इस एंगल को हम थीटा मान लें. और इस एंगल को थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा. इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो ये वाला वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा, v cos थीटा. और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v sin थीटा. अब स्ट्रिंग क्या करेगा, इधर टेंशन लगाएगा ऐसे, और इस टेंशन की वजह से ये वाला वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. इस टेंशन की वजह से ये वाला वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला वेलोसिटी उतना ही बना रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो v cos थीटा के परपेंडिकुलर है. तो इस v cos थीटा से इसके अबाउट ये रोटेट करना शुरू करेगा सर्कुलर पाथ पे. किस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, 2L रेडियस के सर्कुलर पाथ पे. पहले हम थीटा निकाल ले, तो थीटा निकालने के लिए ये ट्रायंगल हम लें, इस ट्रायंगल को कंसीडर करें. तो ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है. तो cos थीटा इसका टू क्या होगा बेटा, बेस यानी L अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2L. तो ये हो गया cos थीटा इजकल टू 1/2 यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट इज इक्वल टू v cos थीटा अपॉन रेडियस, और रेडियस क्या होगा 2L. अब थीटा कितना, v cos थीटा हमने कितना निकाला 60 डिग्री. तो v
cos 60 कितना हो गया भाई 1/2 अपॉन 2l, so it is v by 4l. so v by 4l एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराया है। जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टी के परपेंडिकुलर हमने लॉ लगाया है। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, रोटेशनल मोशन में वो चीज पढ़ाएंगे क्योंकि ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है, तो उसको हम रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए बेटा वीडियो को 10 सेकेंड आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब तक हम इसको इरेज कर लें। आप वीडियो को 10 सेकेंड आगे फॉरवर्ड कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पे स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दो ब्लॉक रखे हुए ए एंड बी जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ए का मास 3 kg और बी का मास 2 kg। स्प्रिंग कांस्टेंट K is equal to 2 into 10 to the power 4 Newton per meter। क्वेश्चन यह है, एक्सटेंशन in spring is 40 centimeter and system is initially at rest। At rest, find first question, maximum compression in spring second question, maximum speed of two blocks। तो दो क्वेश्चन दिया, जब ये रेस्ट से स्टार्ट करेंगे, एक ये इधर स्प्रिंग के फोर्स की वजह से ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा भाई,
तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा बेटा, अगेन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इधर मूव करने लगेगा, ये इधर मूव करने लगेगा। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो। फाइनल लीनियर मोमेंटम P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। फाइनल हम किसको कर रहे हैं, जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। तो P इनिशियल क्या है, जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो P फाइनल का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फाइनल केस में भी लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो फाइनल केस में लीनियर मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या है कि दोनों का स्पीड जीरो होगा। भाई एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो कॉम्प्रेस कब तक करते रहेंगे, जब तक कि इसका स्पीड और इसका स्पीड जीरो ना हो जाए। अगर कुछ स्पीड रहेगा तो कॉम्प्रेशन होता रहेगा। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में क्या होगा, स्पीड जीरो होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। U2 प्लस K2 इज इक्वल टू U1 प्लस K1। जो 1 है वो इनिशियल कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन में अगर हम एनर्जी देखें तो स्प्रिंग के पास होगा हाफ K यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, जीरो प्लस जीरो। फाइनल केस में देखें तो स्प्रिंग के पास मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में एनर्जी होगा हाफ इंटू K 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के केस में दोनों ब्लॉक का स्पीड जीरो होगा। हाफ के एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम एक्स माने, एक्स स्क्वायर, और यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखा ही नहीं। एक्स स्क्वायर कितना दिया बेटा, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी दो ब्लॉक का। तो ये हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0 और ये एक्स यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.4। यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे दोनों ब्लॉक का जीरो, इसको सॉल्व करोगे 40 सेंटीमीटर यानी मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मैक्सिमम एक्सटेंशन यानी इनिशियल एक्सटेंशन के बराबर ही होगा। तो हमने दो चीज किया, एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया जिससे हमको पता चला कि फाइनली दोनों ब्लॉक रेस्ट में होंगे, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो, फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो। दूसरा हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व करा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाई, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। एनर्जी कैसे कंजर्व कराया, बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हो गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा कि दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ टू ब्लॉक्स। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बेटा। मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ गेन कर लेगा। स्प्रिंग क्या होगा भाई, अपने नेचुरल लेंथ में होगा, यानी जो एक्सटेंशन x था जब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी एक्सटेंशन की वजह से वो इसको इधर खींच रहा था, इसको इधर खींच रहा था, और काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ती जा रही थी। जब मैक्सिमम एक्सटेंशन जीरो हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और तभी स्पीड मैक्सिमम होगा। तो इसका स्पीड v1 मान लें और इसका स्पीड v2 मान लें। यही v1 v2 मैक्सिमम स्पीड है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। ये 3 kg का है और ये 2 kg का है।
इसके बाद स्पीड घटने लगेगा क्योंकि अब स्प्रिंग कॉम्प्रेस होने लगेगा, और कॉम्प्रेस होने लगेगा तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी और स्पीड घटने लगेगा। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा बेटा? जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ अक्वायर कर लेगा। अब इस V1 V2 को निकालना है, तो दो अननोन है यानी दो इक्वेशन बनाने होंगे। तो एक लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, तो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, और P इनिशियल जब मोशन स्टार्ट हो रहा था तो लीनियर मोमेंटम 0, दोनों ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल लीनियर मोमेंटम देखें जब मैक्सिमम स्पीड होगा, तो mv यानी 3v1 टुवर्ड्स राइट लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव, ये टुवर्ड्स लेफ्ट लीनियर मोमेंटम नेगेटिव। यानी इक्वेशन क्या मिला हमको? 3v2 इज इक्वल टू 3v1 इज इक्वल टू 2v2, इक्वेशन नंबर 1। अब एनर्जी कंजर्व करा ले दोनों केस में, यानी ये जो इनिशियल कंडीशन है जहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन बेटा, और फाइनल कंडीशन जहां पे नेचुरल लेंथ गेन कर रहा है, इस दोनों जगह हम क्या करें? एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा लें। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। अच्छा, K2 काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, क्या होगा भाई? हाफ इंटू m V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m V2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लिया, इज इक्वल टू, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ kx स्क्वायर, हाफ k है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू x कितना भाई? 0.4 का स्क्वायर। तो ये हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 0.16, 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू 2.32 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 3200। यानी जो दूसरा इक्वेशन हमको मिल रहा वो है 3v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3200, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 से v1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, v2 आ जाएगा। यहां से हम क्या करें? v1 निकाल लें, यहां पे पुट कर दें तो v2 मिल जाएगा, और फिर v2 को यहां पे पुट कर देंगे, v1 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम v1 को क्या लिख सकते हैं? 2v2/3, तो 3 इंटू 2v2/3, ये हो गया हमारा v1 का होल स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3200। यहां से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 हो जाएगा, 1 3 कट जाएगा, तो 4v2 स्क्वायर बाई 1 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू
3200। चलो भाई फर्दर, ये हो गया 6 और 4 10, 10 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3200 इंटू 3। तो 8 10 कट जाएगा, ये आ गया V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 320 इंटू 3। सो इसको लिख सकते हैं 16 दूना 32, ये 16 अलग कर लिया बेटा और 20 अलग कर लिया इंटू 3। तो V2 इजकल टू, इसका रूट हो गया 4 और इसका रूट हो गया 2√5, 2√5 इंटू 3। तो V2 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 दूनी 8 3 का 24 √5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हम V1 निकाल सकते हैं। सो V1 इज इक्वल टू, ये V2 का वैल्यू वहां पुट कर दे बेटा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 16 √5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड होगा। सो ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बेटा वीडियो को 10 सेकंड आप बढ़ाना चाहते हो तो आगे बढ़ा लो, क्योंकि इसको इरेज करने में हमको मिनिमम 10 सेकंड लगेगा। तो वीडियो को 10 सेकंड आगे बढ़ा लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So next question number 3. Perfectly smooth horizontal surface यहां पे एक स्प्रिंग है जो कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, मास m का ब्लॉक है और स्प्रिंग कांस्टेंट K, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है मास m का जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये यहाँ पे जाके स्प्रिंग से कोलाइड कर गया। फाइंड मैक्सिमम स्पीड और फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना बेटा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का हम सिचुएशन दिखा रहे हैं। सपोज कर लो ये m मास और दूसरे का भी मास m है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हम x सपोज कर ले, यही हमको निकालना है। स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन क्या ले रहे हैं? x ले रहे हैं। अब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा क्या? देखो इसका स्पीड 0 है, इसका स्पीड v है,
तो जब ये प्रेस करेगा तो इसका स्पीड घटने लगेगा और उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों का स्पीड सेम होगा और उसको हम मान लेते हैं v डैश। इसी समय मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। भाई इसका स्पीड v से घटते घटते v डैश हो गया और इसका स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते v डैश हो गया। इस मोमेंट पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में देखें तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी v है और इस केस में देखें तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0 है। इसके बाद ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का केस बेटा, इसके बाद फिर से स्प्रिंग फैलना शुरू होगा यानी एक्सटेंड करने लगेगा। क्यों एक्सटेंड करेगा? क्योंकि ये कॉम्प्रेस है तो इस पे फोर्स इधर लगाएगा और इस पे फोर्स इधर लगाएगा तो इसका स्पीड v डैश से आगे बढ़ेगा, इसका स्पीड v डैश से घटने लगेगा यानी इसका स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग फैलने लगेगा। तो इस मोमेंट पे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है और उसको हमने x माना है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। अलग अलग नहीं कंजर्व करा सकते क्योंकि अलग अलग देखें तो इस पे फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग इधर और इस पे फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग इधर। इसको सिस्टम लोगे तो एक्सटर्नल फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, इसको एक सिस्टम लोगे तो स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। लेकिन इस दोनों को एक सिस्टम ले लिया तो स्प्रिंग इंटरनल फोर्स लगा रहा है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई, एम वी डैश प्लस एम वी डैश 2m v डैश इज इक्वल टू, इस केस में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो इधर तो 0 होगा, इधर होगा mv, सो इट इज mv। m से m कैंसिल आउट हो गया, सो v डैश इक्वल टू कितना आ गया, v बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। जब दोनों ब्लॉक का स्पीड v बाई 2 होगा तब स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। अब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x निकालने के लिए क्या करें, यहां और यहां एनर्जी कंजर्व करा दें क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो यहां का मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा भाई, फार्मूला हम क्या लगा रहे हैं, K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। अब K2 तो यहां हाफ एम वी डैश स्क्वायर, यहां हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, दोनों ब्लॉक का लगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस स्प्रिंग के पास एनर्जी क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ले, यहां हाफ एम वी स्क्वायर और यहां इसका काइनेटिक एनर्जी 0 और इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां से हम देखें बेटा तो हाफ 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 कैंसिल आउट हो गया। अब v डैश का वैल्यू पुट कर दे v बाई 2, तो ये हो गया m v स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 प्लस k x स्क्वायर इज इक्वल टू m v स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल आउट होगा, यहां पे आ गया 2, इसको उधर लेते जाए तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बेटा वो m अपॉन 2k का रूट इंटू v, ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग बेटा, और जनरली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाए, लेकिन किसी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना बेटा वो तभी आप कर सकते हो जबकि आपके दिमाग में सारे फार्मूले हो और उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि कौन सा फार्मूला किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी है 50 केजी का और उसके हाथ में एक बैग है। हाथ में क्या भाई, एक बैग है 5 केजी का। और ये इस तरीके से फॉल कर रहा है, ये वर्टिकल, ये जो वाई डायरेक्शन बेटा वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है एक्स, और इसी वाई डायरेक्शन से फॉल कर रहा है, ये है ओरिजिन। ये स्टार्ट कर रहा है यहां से 125 मीटर, 125 मीटर से आदमी फॉल करना स्टार्ट करता है। When man falls 45 meter, he throws the bag with speed he throws the bag with horizontal speed, horizontal speed 10 meter per second with respect to himself. Find x coordinate of man where he hits the ground. आदमी क्या कर रहा है बेटा, फॉल कर रहा है यहां से 125 मीटर से। जब वो 45 मीटर फॉल कर गया, यानी यहां से 45 मीटर फॉल किया, 45 मीटर, तब उसने क्या किया कि अपने रेस्पेक्ट में बैग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया। थ्रोज ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। He throws the bag with horizontal speed 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया। तो कह रहा कि ये आदमी कहाँ गिरेगा, तो जब ये इधर जाएगा तो इसका स्पीड इस डायरेक्शन में v मान लो। भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स mg लग रहा होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसीलिए गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, जीरो, न तो इस पे कोई फोर्स है न तो इस पे कोई फोर्स है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो यहाँ का लीनियर मोमेंटम देखें तो एम वी यानी 50v, और इसका लीनियर मोमेंटम निगेटिव लेंगे क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन माइनस एम इंटू वी इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का क्या है, जीरो है। तो यहां से आ गया v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी आदमी प्लस एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये यहां से यहां गिरने में टाइम कितना लगता है ये हमको निकालना है। यहां से यहां गिरने में टाइम कितना लगेगा, तो पूरा हाइट गिरने में कितना टाइम लगेगा भाई, 125 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो टी आ गया 5 सेकेंड। जब ये यहां से चला तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। और यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, ये 45 मीटर चलने में, तो 45 इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो टी डैश इज इक्वल टू 3 मीटर 3 सेकेंड। टी डैश निकालोगे तो 3 सेकेंड, यानी यहां पे इसको हम दूसरे कलर से दिखा देते, यहां पे ये होगा 0 सेकेंड, 0 सेकेंड, और यहां पे 3 सेकेंड। अब ये मान लो ऐसे ये यहां पे आके गिरेगा बैग कहीं, और आदमी मान लो यहां पे कहीं आके गिरेगा, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे गिरेगा। तो आदमी यहां से इस ड्यूरेशन में कितना चला, 2 ही सेकेंड चला, तो 2 सेकेंड चला। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। हमने मैन के ऊपर फार्मूला लगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हमको ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इज इक्वल टू v कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन का, 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा भाई, 3 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड यानी 2 सेकेंड। ये 3 सेकेंड से चला ना, 3 सेकेंड पे बैक को फेंका, तो 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा 2 सेकेंड, प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या भाई, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 मीटर, यानी वो ओरिजिन से 2 मीटर पे गिरेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 5। और यहां पे ये जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा, ये इसका एग्जांपल था कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है फिर भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। रीजन क्या कि एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा और लीनियर मोमेंटम हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। कंजर्वेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। कैसे कंजर्व कराएंगे इसको दिखाते बेटा। ये ग्राउंड है हमारा, दिस इज ग्राउंड, और यहां से 125 मीटर पे एक बॉल है जो कि रेस्ट से गिरना स्टार्ट करता है। जब ये नीचे गिरने लगता है तो
ग्राउंड से 80 मीटर हाइट पे दो पार्ट में ये ब्रेक कर जाता, दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा। इसका मास हम 2 kg ले लें, लैंग्वेज हम बोल दे रहे हैं। अ बॉल ऑफ 2 kg starts from rest from a height of 125 मीटर। क्या भाई? फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर आफ्टर falling a height of 45 meter, it explodes in 2 equal parts such that one part gets velocity of 50 meter per second in downward direction. Find maximum height attained by the other part from ground. क्वेश्चन ये कर रहा बेटा, एक बॉल है 25 मीटर 2 kg का 125 मीटर हाइट से फॉल कर रहा है और 45 मीटर फॉल करने के बाद कितना भाई? 45 मीटर फॉल करने के बाद वो दो इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है। क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है सच दैट, तो यहां से 45 यानी यहां से कितना हो गया 80 मीटर। सच दैट क्या हो रहा है कि वन पार्ट गेट्स वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इसका जो एक पार्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है 50 मीटर पर सेकेंड से। तो जो अदर पार्ट है ये वाला, इसको हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं। जो अदर पार्ट है ये करा कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा, तो दोनों एक साथ गिर रहे थे
यहाँ पे दोनों का सेम वेलोसिटी रहा होगा क्योंकि दोनों एक बॉडी रहा होगा। उस वेलोसिटी को हम लोग निकालेंगे और उस वेलोसिटी को यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे किसी वेलोसिटी से गिर रहे होंगे, इसको हम v नाम दे दें। फिर एक्सप्लोजन हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया 50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा और इसको हम ले रहे हैं v डैश अपवर्ड डायरेक्शन, बेटा वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, लेकिन फिर भी वर्टिकल डायरेक्शन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन ये है मास m, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन ये है यानी उसी हाइट पे m/2 लीनियर मोमेंटम हम इसलिए कंजर्व कर सकते हैं, भले ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर का जो टाइम इंटरवल होगा वो टेंड्स टू 0 होगा। तो mg भले ही कितना लार्ज हो, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा। भाई यही है ना, लीनियर मोमेंटम हम कैसे चेंज कराते हैं? F इक्वल टू dp/dt। अब dp इक्वल टू क्या होगा? F dt, और F है हमारा mg इंटू dt, और mg हमारा क्या होगा? m है 2 kg तो 20 न्यूटन, 20 dt। अब अगर ये टाइम इंटरवल 0 जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? 0, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इस केस में भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या बेटा? जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो कराते हैं हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व जस्ट बिफोर, ये हमारा बिफोर, और ये क्या है? आफ्टर। और ये इतना स्मॉल टाइम इंटरवल है कि उस टाइम इंटरवल पे आफ्टर एक्सप्लोजन बॉल उसी हाइट पे है जिस पे एक्सप्लोड किया, उसी हाइट पे अलग अलग होके है। यहां और यहाँ का लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराने के लिए पहले ये स्पीड निकाले। तो 45 मीटर गिरा रेस्ट से, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, u0 प्लस 2g10 h 45। इसको सॉल्व करोगे बेटा, v आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व करा, तो लीनियर मोमेंटम p आफ्टर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू p बिफोर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन, ये आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन देखे लीनियर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, m दिया 2 और v आया 30, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेंगे। आफ्टर एक्सप्लोजन इसका लीनियर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो निगेटिव आ गया, ये वाला पॉजिटिव आ गया। mv मास दोनों का सेम होगा तो 1 kg, दो इक्वल पार्ट में, तो 1 इंटू वी डैश माइनस 1 इंटू 50। तो v डैश इक्वल टू क्या हो गया भाई? v डैश अगर हम देखें तो बेटा कितना आ गया? माइनस 60। ये क्या हुआ? माइनस 60, और ये कितना हुआ? माइनस 50, तो उधर जाके प्लस 50, यानी कितना हुआ बेटा? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। सही किया रे यार, गड़बड़ तो नहीं हो गया? लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, तो ये है m इंटू वी, ठीक है, और ये m इंटू वी, ठीक है। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इसका स्पीड होगा बेटा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड होगा। इसका मतलब कि अब भी ये डाउनवर्ड जा रहा होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए, ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो दिया है ना, फाइंड वन पार्ट ऑफ
50 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, इसको हम 100 कर देते हैं तभी कुछ ऊपर जाएगा। ये क्या करते हैं 100 कर देते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड। इसको आप करेक्ट कर लेना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आ जाएगा 100। तो ये हो गया 100, तो इधर ये जाके हो गया 100। अब ये क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। v डैश इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। अभी जो पिछला 50 दिया था बेटा उसमें -10 वेलोसिटी आ रहा था। -10 का मतलब अभी ये डाउनवर्ड ही जा रहा होगा, और डाउनवर्ड जा रहा होगा तो मैक्सिमम हाइट अटेन क्या होगा, वही 80 मीटर ही रहेगा, उसके आगे बढ़ेगा नहीं तो नीचे ही जा रहा होगा। इसलिए हमने ये वैल्यू चेंज कर दिया। तो अब आफ्टर एक्सप्लोजन ये 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, और 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा तो कितने हाइट तक जाएगा, यहां से कितने हाइट तक जाएगा, यही फार्मूला हम लगा दें। तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो जी होगा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। 2g हो गया 10h, तो ये हो गया 20h इज इक्वल टू 40 इंटू 40। तो h इज इक्वल टू हो गया बेटा 80 मीटर। कहां से, यहां से 80 मीटर, तो ग्राउंड से कितना हो गया, ग्राउंड से हाइट हो गया 80 प्लस ये 80 ऊपर गया, सो इट इज 160 मीटर। तो जो दूसरा वाला ब्लॉक है बेटा ग्राउंड से 160 मीटर का हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो लो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बेटा, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा हमने पहले कहा कि भले ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, अभी जो क्वेश्चन दिया था इसमें mg एक्सटर्नल फोर्स है, फिर भी हमने y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा लिया। ऐसा ही एक और केस डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फिर भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन ये है, यहां पे दो ब्लॉक है 2 kg और 3 kg के। म्यू इज इक्वल टू 0.5। म्यू क्या भी 0.5 है, और यहां पे एक स्प्रिंग लगा बेटा, और स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर। क्या भाई 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग या ऐसे लिखूं, द टू ब्लॉक्स are held against spring
spring and compression in spring is 2 centimeter if the system is left free find maximum distance moved by each block. क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 2 इंटू 10⁶, हमने 2 ब्लॉक लिया और ये दोनों ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिए स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, और हमने क्या किया दोनों ब्लॉक को स्प्रिंग के अगेंस्ट प्रेस कर दिया और कंप्रेशन कितना दिया 2 सेंटीमीटर का। अब इसको अगर हम छोड़ दें तो स्प्रिंग को छोड़ दें तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है, तो होगा क्या, यहां पे जब 2 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, ये 2 kg और 3 kg स्प्रिंग पुश करेगा, दोनों का 2 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा, फिर स्प्रिंग ऐसे अलग हो जाएगा क्योंकि उससे कनेक्टेड तो है नहीं, उसको प्रेस करके रखा गया, स्प्रिंग अलग हो जाएगा, तब तक ये दोनों कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे v1 और v2। अब हमको ये निकालना है कि ये इधर कहीं जाके रुकेगा क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो ये इधर कहीं जाके रुकेगा, v0 हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस मूव किया s1, और ये वाला इधर कहीं जाके रुकेगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो ये यहां कहीं जाके रुकेगा, तो ये कितना डिस्टेंस मूव किया s2, ये हमको निकालना। अच्छा इस सिचुएशन को देखें तो ये जो स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस है, तो अगर इसको हम x मान लें तो अब ये जब सेपरेट होंगे तो x प्लस 2 सेंटीमीटर ही होगा ना भाई, x प्लस 2 सेंटीमीटर, स्प्रिंग 2 ही सेंटीमीटर फैलेगा, उसके बाद तो नहीं फैलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुए हैं, दोनों ब्लॉक मिलके कितना डिस्प्लेस हुए हैं भाई 2 सेंटीमीटर, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ होगा, यानी इसका 2 सेंटीमीटर से कम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका भी 2 सेंटीमीटर से कम होगा क्योंकि दोनों मिलकर 2 सेंटीमीटर चले हैं। अब जिस ड्यूरेशन में ये दोनों चले होंगे उस ड्यूरेशन में इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा बेटा, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा म्यू mg, mg 20 इंटू मी 0.5, तो 20 इंटू 0.5 यानी 10 न्यूटन का ना, तो 10 न्यूटन का फोर्स, ये यहां पे दिखा दे 10 न्यूटन लिख दे रहा है, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा, और इस वाले पे कितना लगेगा mg 30 इंटू 0.5 यानी 15 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा। लेकिन ये दोनों फ्रिक्शनल फोर्स भले ही लग रहा है, लेकिन जिस ड्यूरेशन में ये
डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ और इसका हुआ 2 सेंटीमीटर का, दोनों के मिला के वो ड्यूरेशन बहुत स्मॉल होगा। और उस ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि जो डेल्टा टी है, भले ही हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, तो 5 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। भाई वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव, तो कितना लगा 5 न्यूटन का इनटू टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होगा, 2 सेंटीमीटर फैलने में बहुत कम टाइम लगा होगा। इसलिए हम लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करा सकते हैं। कब? जब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन था 2 सेंटीमीटर का और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ गेन कर लिया, इस ड्यूरेशन में कंजर्व करा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे बेटा, 3v2 माइनस 2v1, यहां माइनस 2v1 इज इक्वल टू, यहां पे दोनों रेस्ट में 0 प्लस 0, यानी 2v1 इज इक्वल टू 3v2, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एनर्जी कंजर्व कराए बेटा। तो एनर्जी कंजर्व क्यों कराने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फिर भी हम एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। वो एनर्जी हमको कंजर्व नहीं कराना चाहिए, लेकिन क्यों करा रहे बेटा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा, निगेटिव वर्क करेगा, 10 न्यूटन इनटू इस कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उसको हम मान लेते हैं x, तो इतना हुआ होगा, और वो भी ये सेंटीमीटर में, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मिलकर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका x सेंटीमीटर यानी x बाई 100, और इस पे कितना फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा, तो 15 न्यूटन का निगेटिव वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका x ले रहा है तो इसका कितना हुआ होगा 2 माइनस एक्स, और मीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये हो गया। तो अब कितना वर्क हुआ भाई, दोनों का मिला के देख लो, तो ये हो गया 100 एलसीएम माइनस 10x, और यहां पे माइनस 30 प्लस यहां पे 15x, तो ये हो गया माइनस 30 प्लस 5x। अब x जो है वो 2 सेंटीमीटर से तो कम ही होगा, मैक्सिमम 2 हो सकता है अगर हम देखें तो, नहीं तो 2 सेंटीमीटर से कम ही होगा। यहां पे अगर हम देखें तो वर्क कितने का हुआ बेटा, ये हो गया माइनस 0.3 जूल। अगर इस वाले को नेग्लेक्ट कर दे, नहीं तो इसको भी कंसीडर कर लो, इसको कंसीडर करोगे तो इससे कम निगेटिव वर्क होगा, नहीं कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम इतना निगेटिव वर्क हुआ, यानी इस एनर्जी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव वर्क बहुत ही कम हुआ, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो अब उस मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करा, भले ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है लेकिन निगेटिव वर्क फ्रिक्शन का बहुत कम है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। तो यहां का मैकेनिकल एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 स्क्वायर, प्लस यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का 0 होगा क्योंकि नेचुरल लेंथ गेन कर लिया, इज इक्वल टू, यहां कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, बस यहां पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के कितना बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 6, और x कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हाफ 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 कैंसिल आउट हो गए, 2v1 स्क्वायर प्लस
3, ये V2 होगा बेटा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 800 आ गया, यहाँ 100 बचेगा ना, इंटू ये 800। वो जो एनर्जी हम फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव आ रहा था बेटा -0.3 जूल के अप्रोक्सीमेटली, उसको नेग्लेक्ट इसीलिए किया क्योंकि वो कंसीडर भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन नंबर 2 में V1 का, तो 2 और V1 क्या हो गया भाई, 3V2 अपॉन 2 यानी 9V2 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, एलसीएम ले ले तो ये 6 और 9 15, सो 15 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम 2 आया तो उधर चला गया 1600। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 बाई 15। ये आगे भाई हम V2 स्क्वायर ही निकाल रहे, इसका रूट नहीं ले रहे बेटा। तो V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 V2 स्क्वायर यानी 1600 बाई 15, ये हो गया ना। तो ये हो गया, यहां से ये कट गया 400 और यहां 3 और यहां 5, ठीक है भाई। तो ये हो गया 1200, 4 के 12, 1200 बाई 5। ये आ गया हमारा V2 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर आ गया। अब इस S1 और S2 को निकालते हैं। तो S1 S2 कैसे निकालेंगे बेटा, ये V1 स्पीड से चल रहा है और फार्मूला हम लगा रहे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यहां पे V क्या होगा 0 और U क्या होगा V1, और V1 हमने निकाला हुआ V1 स्क्वायर 1200 बाई 5, 1200 बाई 5। रिटार्डेशन कितने का होगा, ये चीज हमने फ्रिक्शन में पढ़ाया हुआ बेटा, म्यू जी। देखो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, म्यू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई न्यूटन सेकेंड लॉ लगा इस पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो म्यू जी का रिटार्डेशन होगा, इसलिए नेगेटिव लेंगे। 2 म्यू कितना 0.5 इंटू G10 म्यू जी यानी 5, ये हो गया बेटा, इंटू ये हो गया 2 म्यू जी हमारा हो गया 5, म्यू 0.5 इंटू G10 इंटू S1, कितना हो गया S1। इस पूरे को इधर लेते आए तो 10S1 इज इक्वल टू 1200 बाई 5। ये एक 10 कैंसिल आउट हो गया और एक 10 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2 24 मीटर। यानी ये वाला ब्लॉक 24 मीटर चल के रुकेगा। अब S2 निकालते हैं, तो फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और V यहां पे क्या हो जाएगा 0
इज इक्वल टू u क्या होगा v2, तो v2 1600 बाई 15 v2 स्क्वायर 1600 बाई 15 -2 a होगा 5, यही फार्मूला लगाएंगे बेटा, म्यू एम जी इक्वल टू एम ए, तो म्यू जी और म्यू जी कितना आ रहा है 5, रिटार्डेशन होगा इसलिए निगेटिव लिया, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, इनटू S2, S2 ये S2 निकालना है, तो S2 इज इक्वल टू 160 बाई 5 50, 10 हो गया तो एक कट जाएगा ना 0, तो 5 से ये कट जाएगा और 5 से डिवाइड करें तो 5 से कट रहा है, एक 10 ले लें, 10 से कटेगा ना 5 3 जा 15 और यहाँ 5 तिहाई 15, हाथ में एक 5 दूनी 10, तो S2 इज इक्वल टू 32.3 मीटर। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे, सो डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।